हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोगों की क्लास 10th की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग बहुत जल्द बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हो और इसी बीच मैं लेकर आया हूँ एक नया सेट पेपर जिसका सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट देने वाला हूँ। आपने बनाया होगा और ये यदि आप सेट नहीं बनाए हैं फिर भी मैं बताऊंगा कि कैसे बनाया जाता है कोई भी सैम्पल पेपर, ताकि आप मिनिमम 90% से ऊपर इस सब्जेक्ट में आप ले आए। मतलब यदि 80 मार्क्स है तो मिनिमम आपका 70 प्लस तो जरूर आने चाहिए, इसका तो एकदम ध्यान दे दो। और मुझे उम्मीद है, टारगेट मेरा है कि 75 प्लस बच्चों का कैसे आए। तो मैं इस सैम्पल पेपर के व्यू से मैं आप लोग को बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेरीज जो हैं वो सारे मैंने एक एक करके लिख रखे हैं कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं बनाने में और कैसे बनाना चाहिए ताकि 80 में 75 प्लस आ जाए। तो आप यदि क्लास 10th के हो बच्चों तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना। और मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो के देखने के बाद आपको सैम्पल पेपर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब आप सेट, आपका जो सेट आएगा, आपका जो सीबीएसई में क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें आप, मैं गारंटी देता हूँ 75 प्लस आपका जरूर आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसेज की। तो पैसेज में आप लोगों को पता है बच्चों, दो पैसेजेस आएंगे। पहला पैसेज भी 10 मार्क्स का रहेगा, दूसरा पैसेज 10 मार्क्स का रहेगा। हालांकि मैंने बता रखा है कि कैसे बनाया जाता है, मैं फिर से आप लोगों को बता दूं। तो पहले आप पैसेज को गो थ्रू कर जाओ, पूरे अच्छे से पढ़ जाओ। उसके बाद क्वेश्चंस के थ्रू आप बनाइएगा तो आपके पैसेज बहुत आसानी से बनेंगे। ठीक है। और दूसरा तरीका होता है, और ये द बेस्ट तरीका, सबसे पहला वाला जो तरीका था वो सबसे अच्छा तरीका होता है। आप पहले पढ़ जाओ, उसके बाद एक बार जब समझ आ गई ना तो आपका पूरा का पूरा बनेगा। तो घर पर आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सैम्पल पेपर के पैसेजेस आप बनाओ, उसमें डिक्शनरी रखो साथ में, है ना। तो हमें लगता है आप लोग आसानी से सैंपल ये पेपर को, पैसेज को अच्छे से समझ पाओगे और बनाओगे। सबसे पहला सवाल जो बच्चे पूछते हैं कि सर, एक बच्ची पूछी आज मेरे से क्लास में कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, मतलब हम कितने कम समय में कैसे हम कंप्लीट करें ताकि हमारे पास क्वेश्चन बनाने के बाद बोर्ड एग्जाम में रिवीजन का टाइम बच जाए, ताकि मैं एक बार फिर से कॉपी को देख लूं कि कहीं मैं कुछ छोड़ी तो नहीं हूं या फिर मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है। तो सबसे पहले तो बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम को मैनेज कैसे करें। तो मैं तो इसका सबसे आंसर और प्रैक्टिकल उपाय मैंने बताया, चूंकि मैं भी 10th सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम मैंने खुद दिया है। तो मैं क्या करता था कि एग्जामिनेशन देने से पहले ही मिनिमम 10 सैंपल पेपर्स तो खैर प्रैक्टिस करना ही करना है। आप यदि 10 सैंपल पेपर्स का पहले प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हो बच्चों, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होगा। तो कम से कम 10 सैंपल पेपर्स फुल, जब आप बैठो बनाने के लिए तो पूरा का पूरा सैंपल पेपर आप बना लो, है ना। और कोशिश करो कि यदि 3 आवर्स का पेपर है ना तो मैक्स टू मैक्स 2.5, या फिर जिसको बोल सकते हो कम से कम 2 आवर्स 45 मिनट्स मैक्सिमम आप लो, उससे ज़्यादा नहीं लो और कंप्लीट कर दो। कम से कम आपके पास बच्चों एक चीज़ याद रखना, कम से कम आपके पास 15 मिनट्स टाइम तो जरूर बच जाने चाहिए रिवीजन के लिए। पता है मेरे साथ क्या हुआ था, 10th बोर्ड एग्जाम की एग्जामिनेशन की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो मैंने पूरा का पूरा मतलब सही टाइम मैनेजमेंट पर अच्छा नंबर लेकर आया था। ठीक है, आप लोग को जैसा कि मैंने बता रखा है 93 पॉइंट सम परसेंटाइल, इतना कितना था पॉइंट में, उतना मेरा 10th सीबीएसई में आया था। तो इंग्लिश में कुछ ज़्यादा ही आया था, मार्क्स हालांकि थोड़ा सा माइंड में नहीं आ रहा, बट 93 से ज़्यादा ही था, ओवरऑल परसेंटेज 93। तो मैं बता रहा हूँ क्या कि 9th में जब मैं था ना तो सैंपल पेपर्स में बनाकर नहीं गया था फाइनल एग्जामिनेशन में, तो मेरे को कुछ क्वेश्चंस आते भी थे ना, तब भी मैं वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि टाइम ही मेरे पास नहीं बचा था। तो मैं फिर से बोलूँगा 10th एग्जामिनेशन में ऐसा गलती कभी मत करना आप लोग बच्चों। आप कम से कम सैंपल पेपर्स, 10 सैंपल पेपर्स पूरा जब बैठो तो एक सैंपल पेपर बना लो, पूरा का पूरा सेट बना लो। और हाँ, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, सॉल्यूशन। सैंपल पेपर का सॉल्यूशन आप अच्छे से देख जाना, ठीक है। तो आप जब कम से कम 10 सैंपल पेपर्स बनाओगे ना तो आपके पास ये आइडिया रहेगा कि कितने टाइम में मेरा कंप्लीट करना मुझे, और 15 मिनट्स तो एटलीस्ट बचने चाहिए आपके रिवीजन के लिए।
एक काम और करना है। एक बच्चा पूछता है कि सर पैराग्राफ में लिखना चाहिए आंसर या पॉइंट वाइज, तो मैं फिर से बताऊंगा बच्चों, क्वेश्चन के अनुसार से ना, उसके नीड के अनुसार से पता चल जाता है कि आपको आंसर पॉइंट वाइज लिखना है या पैराग्राफ वाइज लिखना है। हालांकि एसएसटी जैसा सब्जेक्ट में आपको पॉइंट वाइज लिखने में ज़्यादा नंबर मिलेगा, बट आपका आंसर लिटरेचर में है तो वो पैराग्राफ में लिखने में सही नंबर मिलता है। हाँ, टॉपर्स जो बच्चे होते हैं वो पता है क्या करते हैं, जो एक पैराग्राफ लिखा तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसको अंडरलाइन कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो एग्जामिनर को थोड़ा सा आसान होता है वैल्यू पॉइंट्स को चेक आउट करने में। जैसे मैंने एग्जामिनर का ये जब एक बार पिछले साल मैं चेक कर रहा था सीबीएसई का कॉपी, तो हम लोग के सामने ना एक ये दिया जाता है आंसर सीट जिसको बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो मार्किंग स्कीम। तो उसमें सिर्फ वैल्यू पॉइंट्स लिखा हुआ रहता है और हम लोग को उसी से मैच करके आंसर देना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सब डाउट्स आप लोगों के नहीं आनी चाहिए। चलिए, ग्रामर में तो मैं बार बार बता रहा हूँ किस तरीके से बनाना होता है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए कैसे बनाए। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए और समझिए। अफ्रीकन कंट्रीज विल यूज द COP27 क्लाइमेट टॉक्स इन इजिप्ट नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अगले महीने ही करेंगे। तो क्या करेंगे, तो टू एडवोकेट, और एडवोकेट के साथ फॉर का यूज होता है, तो टू एडवोकेट फॉर अ कॉमन एनर्जी पोजीशन। ये कब कब बनेगा सही, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी बनेगा। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, टीचर ने पूछा हैव यू बीन मॉनिटरिंग योर चाइल्ड्स स्टडी, तो द टीचर व्हाइल इंक्वायरिंग अबाउट स्टूडेंट्स आस्क्ड द पेरेंट्स अबाउट द लैटर्स स्टडी रूटीन टू विच द पेरेंट अफर्म्ड। एफर्मेशन है बच्चों, तो ये यस तो कैंसिल हो जाएगा। पेरेंट अफर्म्ड दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिए मान लेते हैं ही कर दें। यहाँ पर हमें लगता है डू का V2 तो डिड हो जाना चाहिए। ही डिड चेकअप ऑन हिज वर्ड रेगुलरली ड्यूरिंग हिज स्टडी आवर्स। अच्छा, इसमें आप पूछ सकते हो कि ही की जगह पर सी कर सकते हैं, तो मेजॉरिटी केसेस में ही को चेक आउट किया गया है, तो आप इसी को प्रीफर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अनाउंस्ड ऑन मंडे, मंडे को अनाउंस करा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसको DU भी बोलते हैं, इवनिंग दैट, मंडे की इवनिंग को, दैट द रजिस्ट्रेशन डेडलाइन फॉर एडमिशन हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 2 days। रजिस्ट्रेशन का डेट 2 दिन और बढ़ा दिया गया। ड्यूरिंग दिस टाइम्स कैंडिडेट्स कैन कंटिन्यू टू, या कैंडिडेट्स में, तो यहाँ पर कैन ज़्यादा सही है। अगला देखो, आप लोग को एक रूल मैं बता देता हूँ, हमेशा याद रखना, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नॉन लगता है। जैसे तुम मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक हो, तो यू आर वन ऑफ माई फ्रेंड होगा या फ्रेंड्स होगा, तो यू आर वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा। तो उसी के अनुसार से बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन। तो मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज इंटायरली स्विच टू ग्रीन सोर्सेज फॉर इट्स एनर्जी कंजम्पशन नीड्स, मेकिंग इट वन ऑफ इंडियाज। देखो, वन ऑफ दे दिया ना बच्चा, तो वन ऑफ इंडियाज 100% सस्टेनेबल एयरपोर्ट होगा या एयरपोर्ट्स होगा, एयरपोर्ट्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एयरपोर्ट्स हो जाएगा, तो एयरपोर्ट की जगह पर एयरपोर्ट्स आंसर सही है। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 को पुट करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। तो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स बिलीव मेनी डॉक्टर्स इन इंडिया। अच्छा देखो, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट बिलीव करते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं इंडिया में, वो क्या करते हैं, तो देखो मेनी डॉक्टर्स प्लूरल है बच्चों। अब देखो कैसे हम ग्रामर के क्वेश्चन को बनाते हैं, मैं कैसे डील करता हूँ। देखो, बिलीव V1 में है, प्रेजेंट में है, यस और नो। क्वेश्चन में बिलीव्ड रहता है ना, तो पास्ट की तरफ जाते हैं। जब एक प्रेजेंट, तो पूरा प्रेजेंट टेंस में होगा, तो प्रेस्क्राइब्ड ऑप्शन कैंसिल हो गया, फ्यूचर में भी नहीं होगा। एक प्रेजेंट तो पूरा प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के रूप में या तो प्रिस्क्राइब देंगे या प्रेस्क्राइब्स देंगे। तो सब्जेक्ट के रूप में क्या है बच्चों, डॉक्टर्स, और प्लूरल के साथ हमेशा V1 लगेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 प्रेस्क्राइब सही हो जाएगा। प्रेस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, समझो। एक बहुत बड़ा रूल मैं आप लोगों को बताता हूँ, कोई भी पैराग्राफ बच्चों, इससे आपका मैक्सिमम ग्रामर का क्वेश्चन इसी के अराउंड घूमता है। कोई भी पैराग्राफ हो बच्चों, ठीक है, तो यदि मान ले पैराग्राफ में मान लेते हैं बहुत सारे सेंटेंसेज होते हैं, तो पहला सेंटेंस यदि प्रेजेंट टेंस में दिया ना बच्चों, तो बाकी जितने सेंटेंसेज है वो प्रेजेंट में ही होंगे।
और इसी के उल्टा देखें तो पहला सेंटेंस यदि पास्ट में दिया बच्चों तो पूरे के पूरे वर्ड्स पास्ट में होंगे। अब देखो टूरिज्म इज प्रेजेंट में है या पास्ट में, इज लगा दिया प्रेजेंट हो गया। देयर आर प्रेजेंट में है या पास्ट में है, प्रेजेंट में है ना, इज एम आर प्रेजेंट होता है और वॉज और वर पास्ट होता है। तो उसी के अनुसार देखो तो गवर्नमेंट हैव टू एस्टेब्लिश अ फ्रेमवर्क विच, अ फ्रेमवर्क सिंगुलर है, अब देना है इंश्योर्ड तो होगा ना V2, अब होगा इंश्योर या इंश्योर्स, तो अ फ्रेमवर्क सिंगुलर है बच्चों तो इंश्योर्स हो जाएगा और यही वर्ब का आपसे पार्ट पूछ रहा था। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो, कोई भी क्वेश्चन मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा बच्चों। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप ये भी अपना टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो, मैं और कोई भी डाउट हो वो आप पूछो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, इस डायलॉग को रिपोर्ट करना है तो पुलिसमैन क्या बोला, रिपोर्ट राइटिंग ये डायलॉग राइटिंग है। तो पुलिसमैन बोला काम डाउन मैम, थोड़ा शांत हो जाए मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो वुमैन बोलता आई हैव बीन रॉब्ड सर, है ना, अ बाइकर स्नैच्ड माई बैग नियर द साउथ एवेन्यू सिग्नल वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर एन ऑटो अराउंड 4 PM। वुमैन बोलती है सर आई हैव बीन रॉब्ड, क्योंकि एक बाइकर आया और मेरा बैग स्नैच कर लिया, है ना, जब मैं साउथ एवेन्यू सिग्नल पर खड़ी थी, वेट कर रही थी एक ऑटो का 4 बजे के लगभग। तो इन रिस्पॉन्स, अब देखो इसी से आंसर बनेगा, इन रिस्पॉन्स टू द पुलिस ऑफिसर्स क्वेश्चन, तो ये तो पूछ लिया, तो उसके रिस्पॉन्स में द वुमन रिवील्ड, उसके बाद क्या हो जाएगा नरेशन के रूप में दैट, है ना, आप मेरे नरेशन के भी वीडियो आप देख सकते हो, इससे बिल्कुल क्लियर होगा दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन वुमेन के लिए क्या हो जाएगा सी, और हैव है बच्चों तो हैव का पास्ट में क्या हो जाएगा सी हैड बीन रॉब्ड, है ना, एंड एक्स्ट्रा कर सकते हो सेड दैट, और यू कैन से एज अ बाइकर स्नैच्ड है बच्चों देखो, एंड सेड दैट अब बाइकर इस पूरी को कंप्लीट करना तो करना पड़ेगा। अब बाइकर और V2 है पास्ट में, तो पास्ट इंडेफिनिट पता है किस में बदलता है बच्चों, पास्ट परफेक्ट में बदलता है। आप नरेशन का वीडियो देखना समझ में आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब बाइकर हैड स्नैच्ड, माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार वुमेन के लिए क्या हो जाएगा हिज बैग नियर द साउथ एवेन्यू सिग्नल, पूरा लिख देना, वाइल पूरा लिख देना, उसके बाद मैं आगे लिख रहा हूँ, वाइल आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिए वुमेन के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, है ना, वुमेन के लिए क्या आ जाएगा बच्चों सी ना, तो वाइल सी वॉज बदल जाएगा हैड बीन में, मैंने नरेशन के वीडियो में बता रखा, आप देख लेना। तो वाइल सी हैड बीन वेटिंग फॉर एन ऑटो अराउंड 4 PM, इतना बड़ा जाकर आंसर होता है, समझना। तो आप नरेशन के वीडियो नहीं देखे हो मेरा, तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग जाकर देखना, नरेशन के क्वेश्चंस आप आसानी से बना पाओगे। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। अगला, द ब्लाइंड मैन वॉज नॉक्ड डाउन बाई अ कार, ठीक है ना, जब वो कोई अंधा व्यक्ति कार उसको मान लो उसको नॉक कर दिया या फिर उसको धक्का दे दिया, कब, जब वो रोड क्रॉस कर रहा था, तो अपॉन के से ज्यादा अच्छा है वाइल, तो आंसर हो जाएगा द ब्लाइंड मैन वॉज नॉक डाउन बाय अ कार अपॉन, अपॉन के जगह पर क्या हो जाएगा वाइल क्रॉसिंग द रोड, तो आंसर हो जाएगा अपॉन के जगह पर वाइल। मैं बाई और विथ यहाँ पर क्यों लिखा हो तो समझना, बहुत सारे बच्चे ये लॉजिक लगाए होंगे कि जब कोई पर्सन कोई एक्टिविटी को करता है तब बाई लगता है, कार जब कर रहा है तो बाई एरर है विद अ कार, तो डिपेंड करता है कि वहाँ पर एग्जामिनर तुम्हारा ये दोनों सही करेगा कि नहीं। मैं तो बताऊंगा अपॉन के जगह पर वाइल पहला प्रेफरेंस है। अगला क्वेश्चन बच्चों जरा देखना, विवेक हैड अ डिस्कशन विद अनुराग के साथ डिस्कस करा व्हाट हिज प्रपोज्ड SIP प्रोग्राम है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स है ना, तो उसमें बताया है SIP का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ। तो रिपोर्ट विवेक्स क्वेश्चन, विवेक क्वेश्चन पूछा ये, तो आप ऐसे कर सकते हो कि विवेक हैड अ डिस्कशन विद अनुराग, तो विवेक आस्क्ड अनुराग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में मान लो ये सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा विवेक आस्क्ड अनुराग इफ, W हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन है तो इफ, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार उसके लिए ही हैव
इफ़ ही हैड, रिपोर्ट कर रहा है ना, विवेक का क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है, तो इफ़ ही हैड बिन इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द, ये पूरा लिखा जाएगा। अगला, टू एंजॉय द गुड हेल्थ, द ग्लो ऑफ गुड हेल्थ, आप यदि गुड हेल्थ एंजॉय करना चाहते हो आपको पक्का एक्सरसाइज करना चाहिए, यहाँ पर यू मस्ट हो जाएगा। कैन ऑर्डर को सेंस देता है, तो तुम ऑर्डर तो दे नहीं सकते हो किसी को एक्सरसाइज करने के लिए। ऑट टू मोरल वैल्यू को बताता है, तो मोरल वैल्यू तो लोगे नहीं। और नीड टू जरूरत पड़ना चाहिए, इस अनुसार से मस्ट ज़्यादा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। तो 11th में रिया पूछती है वेयर आर यू, आपको कंप्लीट करना है नरेशन के। समझ लो बच्चों नरेशन का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी नरेशन के वीडियो को देखना, स्पेशली 10th में कैसे क्वेश्चन पूछता है उसके अनुसार से रूल्स भी मैंने बताया है, तो आप जरूर देखना। रिया, पहले इस वीडियो को पूरा तक देखना, लास्ट तक देखना, ठीक है। रिया पूछी वेयर आर यू गोइंग, तो उसकी आंटी बोलती है आई एम गोइंग टू मार्केट, डू यू वांट एनीथिंग। तो रिया आस्क्ड हर आंट वेयर शी वाज गोइंग, तो इसका तो आंसर बन गया। आंट रिप्लाइड दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट एंड फर्दर आस्क्ड, तो आस्क करी ये क्वेश्चन बच्चों, तो ये हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन है, तो क्या आ जाएगा इफ। डू यू वांट एनीथिंग, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट में आई नहीं ना बच्चों, रिया के लिए तो सी आ जाएगा। इफ सी वांट V1 है, तो V1 को किस में बदलते हैं, V2 में, तो इफ सी वांटेड एनीथिंग, आंसर ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो इफ और वेदर सी वांटेड एनीथिंग, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन देता है तो और आसान लगता है। आई वॉन्डर वॉट सी हैज़ डन विद द बुक आई, देखो तो बच्चों मुझे ऐसा आश्चर्य होता है कि उसने क्या करा होगा जो बुक मैंने उसे दिया है, तो जो पहले ही दे दिया तो आई लेंड होगा, आई लेंड इन प्रेजेंट है, तो तुम डेली उसको बुक देता है नहीं, तो लेंड की जगह पर मेरा जो आंसर है वो यहाँ पर लेंट हो जाएगा जो मैंने दिया है। अब मैंने राइटिंग सेक्शन तो आप लोग को बता रखा है बच्चों कैसे किस तरीके से लिखना है। लेटर लिखना है तो सेंडर्स एड्रेस लेफ्ट साइड में, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन में सर, उसके बाद आराम से लिखने की कोशिश करो, फिर लास्ट में आप अपना नेम और डिजाइनेशन लिख देना अपना, ठीक है, डेजिग्नेशन जो आप बोलते हो, अपना पोस्ट देना। एनालिटिकल पैराग्राफ में बच्चों का एक क्वेश्चन था, आज क्लास में मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्चा पूछा कि सर एनालिटिकल पैराग्राफ को कितने पैराग्राफ में लिखना चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है बच्चों, और 100 to 120 वर्ड्स में मैक्सिमम कितना जाएगा। सॉरी, आज मेरी तबीयत मतलब 1-2 दिन से ख़राब थी, इसलिए 1-2 दिन गैप करके वीडियो मैं बना पा रहा हूँ। और एक चीज़ और है बच्चों, वीडियो 1-2 दिन लेट आने का मात्र एक रीज़न, और मैं सच बताऊँ तो आप लोग को मैं बार बार ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो इसे आप लोग ज़रूर प्यार दें। जितने 10th के बच्चे हैं सभी के पास ये शेयर करें, उनसे भी बोले सीखने को, तो और सब्सक्राइब भी करें और लोगों को भी बोले सब्सक्राइब करने को। क्यों? क्योंकि आप ही के ये जब सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होते हैं, आप लोग जब देखते हो वीडियो को पूरा, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी इम्पोर्टेंट इंग्लिश के वीडियोस को अपलोड करने में। तो बस आप ही मेरे सब कुछ है, मतलब और मैं क्या बताऊँ, ठीक है। मोटिवेशन तो तभी मिलता है ना जब आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, इसका ध्यान देना आप लोग, ताकि मैं, आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे मैं उतना ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा अगला वीडियो आप लोग की लाने के लिए डेली बेसिस पर। चलिए, तो एनालिटिकल पैराग्राफ में एक पैराग्राफ में लिखना है बच्चों। इसमें एक और मैं बता दे रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है यू शुड हैव द हैबिट ऑफ फ्रेमिंग द सेंटेंसेस बाय योर ओन एंड दैट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, मीन्स इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, डबल एम कर देते हैं, इन टर्म्स ऑफ ग्रामर द सेंटेंसेज विच यू आर राइटिंग, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, मैं बता रहा हूँ, कंटेंट, एक्सप्रेशन और एनालिसिस पर मार्क्स मिलता है। कंटेंट में मान लो 2 मार्क्स मिलेगा, एक्सप्रेशन में 1 मार्क मिलेगा, और आप एनालाइज कैसे कर रहे हो उस पर, तो ये 5 मार्क्स का है, तो इस तरीके से मार्क्स स्प्लिटेड होता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से एनालाइज करके बनाना बच्चों, प्रैक्टिस करो तो बन जाएगा। लिटरेचर के क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, ठीक है ना। ये बताओ ये किस चैप्टर का है, कमेंट करके बताना। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब होता है डांट, हम लोग को डांट कर भगा दिया जाता था हम लोग बच्चे को, याद आ रहा है। ये है अ बेकर फ्रॉम गोवा का, जिसमें
हमारे जब नैरेटर बच्चे थे तो जब भी बेकर बेचने आता था तो वो दौड़ कर चले जाते थे, तो उन लोगों को, बच्चों को डांट कर भगा दिया जाता था कि भागो, तुम ज़्यादा मत खाओ और ये सब यहाँ पर मत रहो, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन है कि द साइट ऑफ चिल्ड्रन क्लाइंबिंग ऑन अ बेंच और द पैरापेट, है ना, पीपिंग आउट इनटू द बास्केट रिवील्स क्या, तो ईगरनेस टू मीट द बेकर, वो लोग ईगर होते थे। अच्छा, लव फॉर द बेकर नहीं, लव फॉर द स्वीट ब्रेड्स रहता तो सोचा जाता, तो यहाँ पर ईगरनेस टू मीट द बेकर होगा। ये क्वेश्चन बनाइए, हु रिब्यूक द चिल्ड्रन एंड पुश देम असाइड, कौन डांटते थे, तो देयर पेरेंट्स, देयर एल्डर्स, उसके एल्डर्स, सो देयर एल्डर्स रिब्यूक द चिल्ड्रन एंड पुश देम असाइड। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। द चिल्ड्रन डिड नॉट वॉन्ट टू टेक द ट्रबल ऑफ, क्या चीज का वो समस्या नहीं लेना चाहते थे ब्रश करने के लिए, टू प्लक द मैंगो लीफ एंड यूज इट, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इस क्वेश्चन को बताइए क्या होगा आंसर, वाई डिड द चिल्ड्रन कंसिडर ब्रशिंग अननेसेसरी, द चिल्ड्रन, अच्छा एक बच्चे और, बहुत सारे बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, डिड तक तो आंसर को हटा देंगे और लिखेंगे द चिल्ड्रन कंसिडर ब्रशिंग अननेसेसरी, बिकॉज नहीं, कंसीडर भी1 है और यहाँ पर डिड था, तो आंसर में आ जाएगा द चिल्ड्रन कंसीडर्ड, आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। द चिल्ड्रन कंसीडर्ड ब्रशिंग, देखो ग्रामेटिकल एरर करोगे तो मार्क्स कटेगा, चूंकि ये इंग्लिश है। तो द चिल्ड्रन कंसीडर्ड ब्रशिंग अननेसेसरी बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लव फॉर द स्वीट ब्रेड एंड दे डिड नॉट वॉन्ट टू वेट a little bit longer in order to get the sweet bread. So only because of over excitement for the sweet bread they did not think it necessary to brush their teeth. अगला, माइल्ड रेब्यूक का अपोजिट क्या होता है, तो मैं बता दे रहा हूँ। रेब्यूक का मतलब डांटना, तो रेप्रीमैंड तो उसका साइनो ही हो गया ना बेटा, अपोजिट मतलब एंटोनिम पूछ रहा है, ठीक है। तो रिब्यूक मतलब डांटना, तो एक हो जाएगा उसका प्रशंसा करना, तो प्रेज हो जाएगा। और वही यदि साइनो पूछता विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द वर्ड लाइक माइल्ड रिब्यूक, तो यहाँ पर रेप्रीमैंड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। रेप्रीमैंड हो गया, चाइल्ड हो गया, स्कोल्ड हो गया, ये सब सारे साइनो में पूछ देंगे आपको, साइनो मतलब साइनोनिम्स। इस क्वेश्चन को यदि देखा जाए तो सी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में गई, है ना, एंड हर हस्बैंड हैड बीन हाफ एस्लीप। ये कौन सा चैप्टर का है आप कमेंट करके बताना, मैं बता देता हूँ पहले, ये नेकलेस का है, तो आप कमेंट करके बताना इसके ऑथर कौन है, ठीक है, द नेकलेस, ठीक है। तो इसमें बताया मेन स्लेप्ट इन अ सैलून व्हेन देयर वाइफ्स वर एंजॉयिंग द पार्टी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, मोडेस्टी ऑफ रैप्स क्लैश्ड विद, हमें तो लगता है ऑप्शन नंबर 1 सही है, द रिच रैप्स वॉर्न बाई द अदर वुमेन, modesty of raps must humble raps were clashing with the rich raps born by ये, और maximum तो आप देखो whose poverty clashed with the elegance of the wall costume, तो यहाँ पर pomp of the graceful wall costume बी भी सही हो सकता, क्यों, क्योंकि दिया हुआ है the poverty clashed, लेकिन modesty of raps के लिए देखो थोड़ा सा ये विवादित है, मुझे तो ज़्यादा आंसर सही लग रहा है 1 का ही। खैर इस क्वेश्चन को देखो, सी विश टू हरी अवे, वो जल्दी से वहाँ जाना चाहती थी, वाई, ये आप कमेंट करके बताना, मैं इसका इंतज़ार करूँगा, और मैं कमेंट में भी आपका आंसर चेक करता रहता हूँ, तो आप बनाना, मैं उसमें चेक करूँगा। अगला क्वेश्चन, एक चीज़ और है, लिटरेचर में अभी आपका सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए, इसका ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्टली डिस्क्राइब्स मैडम ल्यूशियल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्ट, कैसी टाइप की वो लेडी थी, तो वहाँ पर इस एक्सट्रैक्ट में क्या दिखाया गया, वो कैसी लग रही थी, तो सी वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन द पार्टी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अच्छा, एनालॉगी का मतलब होता है सेम टाइप से मीनिंग ये मैच करो, तो मोडेस्ट रिलेटेड है एक्सपेंसिव से, तो मैच्ड रिलेटेड होगा क्लैश्ड से, है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट, एक बॉय है जो लर्न कर रहा है वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस हाउ टू स्टैंड अप, ये किस पोएम का है, तो आप याद रखना ये द बॉल पोएम का है, जिसमें बच्चा वो सैड है और अंडरस्टैंड कर रहा है, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉस, मीनिंग ऑफ लॉस, और वो समझ रहा है हाउ टू स्टैंड अप फ्रॉम दिस वेरी सिचुएशन, नोइंग व्हाट एवरी मैन वन डे मस्ट नो, हर आदमी एक दिन जान ही जाता है ना, कि कैसे स्टैंड अप करना है। स्टैंड अप का मतलब कोप अप विद द बैड सिचुएशन। तो पहला क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द बॉय लर्निंग हियर,
द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप फ्रॉम हिज लॉसेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इस क्वेश्चन को बनाओ। व्हेन डज द बॉय बिकम होपलेस? व्हेन ही लूजेस द बॉय दैट्स व्हाई ही बिकम्स होपलेस। किसका मतलब होता है थ्योरी ऑफ नॉलेज? तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है थ्योरी ऑफ नॉलेज, द मीनिंग ऑफ लॉस, द नॉलेज ऑफ लॉस। व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉस? ये कमेंट करके बताना। वैसे हालांकि आंसर सही है, इजी है। द नेचर ऑफ लॉस मीन्स when you lose something, after that you sense a kind of possession towards the very belonging, and the nature of loss teaches you to become more sensible and alert, you can say. अब आपके अनुसार से इसका आंसर और क्या होना चाहिए, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर आपका आंसर इंतजार करूंगा। नेक्स्ट बच्चों, बाय लर्निंग द वैल्यूएबल लेसन द एक्सट्रैक्ट डिपिक्ट्स द नेसेसरी जर्नी ऑफ, क्या चीज को बताता है? ट्रांजिशन फ्रॉम नेव एज ऑफ बॉयहुड टू मैच्योर अडल्टहुड, या बिकमिंग मोर सेल्फ अवेयर विद द पैसेज ऑफ टाइम। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑप्शन नंबर बी सही है, बिकमिंग मोर सेल्फ अवेयर की ही बात करी गई है। अगला क्वेश्चन सॉरी बच्चों, देखिएगा इस क्वेश्चन को बनाइए। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ये किस चैप्टर का है? फायर एंड आइस। कमेंट करके बताना किस चैप्टर, इसके पोएट कौन है? फायर एंड आइस के पोएट मैं बता दूं, फायर एंड आइस के पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मुझे उम्मीद है कि सबसे इजी क्वेश्चन आज का है। ठीक है, तो इसमें बताया कि इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि वर्ल्ड को दोबारा पेरिस होना हो, पेरिस का मतलब यहाँ पर डाई हो, नष्ट होना हो, है ना, डिस्ट्रॉय होना हो, तो आई थिंक पहले तो फायर से डिस्ट्रॉय होंगे, लेकिन दोबारा डिस्ट्रॉय होना हो तो आई थिंक इनफ ऑफ हेट, इस दुनिया में हेट बहुत है। टू सेव फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, सफाइस में सफिशियंट। तो क्वेश्चन में बच्चों व्हाट हैड टू पेरिश ट्वाइस, किसको दोबारा नष्ट होना होगा? तो द वर्ल्ड को नष्ट होना होगा, पेरिस होना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली यूजेज द पेरिस, मतलब नष्ट होने के लिए कौन सा बताया है? तो दीज मेमोरीज ऑफ यू आई विल नेवर पेरिस, नहीं। एज ऑफ यू मस्ट आइदर अटैक और लिव इन पेरिस, नहीं। ही मस्ट लुक फॉर द चीफ और पेरिस फ्रॉम हियर, नहीं। वाइल द वर्ल्ड अराउंड अस पेरिसेज वी डू नॉट ट्रेवल, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। वर्ल्ड की पेरिस होने की बात हुई है, नष्ट होने की बात हुई है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट नो अबाउट इनफ? इनफ क्या है? तो इसमें लाइन में ही दिया हुआ बच्चों, आई नो इनफ ऑफ हेट, तो इनफ ऑफ हेट आंसर सही हो जाएगा। अगला, व्हाट मेक्स आइस ऑल्सो ग्रेट और ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन? तो द इनफ ऑफ हेट मेक्स आइस ऑल्सो ग्रेट एंड सफिशियंट फॉर डिस्ट्रक्शन। आइस मीन्स का मतलब ही हुआ है, आइस सिंबॉलिकली ही हेट्रेडनेस को बताया है, हेट को बताया। और फायर किसको बताया? कमेंट करके आप लोग जरूर बताना बच्चों। अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी विद द सुटेबल वर्ड। सफिशियंट यदि इनएडिक्वेट से रिलेटेड है तो सरेंडर किससे रिलेटेड होगा बताना? डिफीटेड से रिलेटेड होगा। बी इनएडिक्वेट, चलिए बी इनएडिक्वेट, तो सरेंडर, वैंक्विश। अच्छा, वैंक्विश का मतलब ऐसे गायब भी हो जाना होता है, तो हो तो सकता था ये, ऐसे ज़्यादा मुझे डिफीट लग रहा है। आप बताना क्या आंसर सही होगा। मैं चूंकि थोड़ा सा जल्दी में हूँ तो इसीलिए मैं चर्चा उस पर नहीं कर सकता हूँ, बट देखना मैं इस वीडियो को तो अब जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाए और आपका टाइम ये लगे। तो मैं जल्दी जल्दी बताऊँगा कैसे क्वेश्चंस बनाना। जैसे अब मैं आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस मुझे लगता है आप लोग पर छोड़ देना चाहिए, और आप जरूर कमेंट करके ये बताना बच्चों कि आप लोग को कौन सा नया टॉपिक चाहिए। कोई लिटरेचर का टॉपिक में जैसे इन सारे क्वेश्चंस में से किसी में भी प्रॉब्लम होता है कोई चैप्टर में, तो आप जरूर कमेंट करके बताओ, मैं ज़रूर उसका बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लोग के सामने लाऊंगा। हालांकि अब इस टाइम में आप सैम्पल पेपर्स के जितने क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स को लिखने की कोशिश करो। राइटिंग प्रैक्टिस अब आप जितना करोगे बच्चों उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और 3 मार्क्स के हैं तो एटलीस्ट 40 to 50 वर्ड्स में तो भाई लिखा ही जाना चाहिए। देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है, और देखो यहाँ पर भी 40 to 50 वर्ड्स में है, लेकिन जहाँ तक बात 6 मार्क्स की होगी तो आपको 100 to 120 वर्ड्स लिखना होगा। एक सीक्रेट देता हूँ, मेरा भी 90 से तो ऊपर ही मार्क्स आया था 100 में इंग्लिश में, तो मैं एक सीक्रेट देता हूँ। 90 से ऊपर 95 भी आया था या उससे भी ऊपर, मेरे को याद नहीं है। खैर, एक चीज़ जानो, एक सीक्रेट दे रहा हूँ राइटिंग सेक्शन में और लिटरेचर में भी, कि यू शुड हैव द हैबिट ऑफ फ्रेमिंग द सेंटेंसेस बाय योर ओन।
खुद से सेंटेंस फ्रेम करो, अपने लैंग्वेज में लिखो। और हाँ, एग्जामिनेशन के 1 वीक पहले तो बच्चों 1 वीक पहले तक पूरा का पूरा लिटरेचर टॉपिक को फिर से गो थ्रू कर जाओ, रिवाइज कर जाओ। मैं बता रहा हूँ, मेरे को तो सबसे ज़्यादा हेल्प पूरे लिटरेचर को मैं फिर से जब पढ़ कर गया था ना, तो मैं बता रहा हूँ वहीं सबसे सारे क्वेश्चंस मुझे याद थे और मैं आंसर्स 100% सही बना कर आया था। तो आप लिटरेचर के टॉपिक्स को फिर से एक बार गो थ्रू करना, क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ ही है। कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है आप कमेंट करके बताना, मैं उसको हेल्प कर दूंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, एंड जस्ट रॉक इट इन योर कमिंग एग्जामिनेशन और गिव योर बेस्ट। और मुझे उम्मीद है कि आपका ओवरऑल परसेंटेज 90% से ऊपर, 95% से ऊपर आप लोग सब जरूर लाओगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, keep studying and please share this video, and if you are new to my channel, like and subscribe this video. Thank you so much. See you in the next class everyone. Take care.